बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं मोहम्मद वाजिद, आपका बायो टीचर। आज हम इंशाअल्लाह फर्स्ट बायोलॉजी का जो नेक्स्ट टॉपिक है जिसका नाम है ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, तो ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी के बारे में आज हम स्टडी करेंगे। तो कुछ ब्रांचेस आपके चैप्टर के अंदर ऐसी है जिनको एक्सप्लेन नहीं किया हुआ, जिनकी डिफाइंस नहीं दी गई, और कुछ ऐसी है जिनकी डिफाइंस की गई है। तो हम इंशाल्लाह दोनों ब्रांचेस को देखेंगे जिनका सिर्फ वहाँ पर नाम लिखा हुआ है लेकिन उनकी डिफाइन नहीं की गई, तो वो भी हम पढ़ेंगे, और जिनकी डिफाइन की गई है इंशाल्लाह वो भी हम पढ़ेंगे। तो इंशाल्लाह फर्स्ट ऑफ ऑल जो ब्रांच है जो हम यहाँ पर स्टडी करेंगे वो है इकोलॉजी। क्या नाम है? इकोलॉजी। तो देखिए स्टूडेंट, इकोलॉजी क्या होती है। अब यहाँ पर ये लफ्ज़ होता है इकोस, आइकोस भी कहते हैं, उससे निकला हुआ एक हम कह सकते हैं लफ्ज़ है इकोलॉजी। इसका मतलब ये होता है कि जानदारों का उसके माहौल के साथ ताल्लुक़। जिस तरह हम कह सकते हैं इकोलॉजी के अंदर जिस तरह टेम्परेचर है बाहर अप डाउन होता रहता है, हमारे ऊपर उसके क्या असरात होते हैं, ये भी इकोलॉजी के अंदर है। जिस तरीके से हम कहते हैं कि बाहर माहौल के अंदर ट्रीज़ है, प्लांट्स है, पौधे जितने भी हैं, हमारे ऊपर उनका क्या इफ़ेक्ट है, ठीक है ना, या हमारा इफेक्ट हमारे माहौल के ऊपर क्या है। जिस तरह हम कहते हैं कि ऑक्सीजन का लेना, कार्बन डाइऑक्साइड का देना, ये सारे जो प्रोसेस हैं हम कह सकते हैं कि ये इकोलॉजी के अंदर आते हैं। तो हम ये कहते हैं इंट्रैक्शन है हमारा ऑर्गेनिज्म का, जो इंट्रैक्शन होता है उसके इन्वायरमेंट के साथ, इसकी ये जो ब्रांच होती है इसको हम क्या कहते हैं? इकोलॉजी कहते हैं। हम ये जो कॉन्सेप्ट होता है इकोलॉजी के अंदर स्टडी करते होते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, देखें, स्टडी ऑफ इंट्रैक्शन। क्या आ जाएगा? स्टडी ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन, देखें, स्टडी ऑफ इंट्रैक्शन यानी कि इंट्रैक्शन कहते हैं ताल्लुक कायम करती है किसके दरमियान? बिटवीन ऑर्गेनिजम्स एंड देयर इन्वायरमेंट, यानी कि माहौल के साथ जानदारों का लेन देन, जानदारों का ताल्लुक, इसकी स्टडी किसके अंदर हम पढ़ते होते हैं? इकोलॉजी के अंदर पढ़ते होते हैं। जो नेक्स्ट ब्रांच है वो है एम्ब्रियोलॉजी। हम देखते हैं कि एम्ब्रियोलॉजी के अंदर हम क्या स्टडी करते होते हैं? एम्ब्रियोलॉजी। ठीक है, एम्ब्रियोलॉजी क्या है? ये आपने 9th क्लास के अंदर तकरीबन सारी ब्रांचेस पढ़ी है। आज हम दोबारा ये ब्रांचेस फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ रहे हैं। एम्ब्रियोलॉजी क्या होता है आपको पता है ना? एम्ब्रियोलॉजी के अंदर नॉर्मल लिहाज से हम एम्ब्रियो की स्टडी करते होते हैं, ठीक है ना। एम्ब्रियो यानी कि फर्स्ट कर लेते हैं जाइगोट के बनने से लेकर ना पूरा इंडिविजुअल जब बन गया, पूरा एक फर्द बन गया, हम कहते हैं कि एम्ब्रियो से लेकर, या जाइगोट भी कह सकते हैं, जाइगोट से लेकर एम्ब्रियो तक, ठीक है ना, जितने भी चेंजिंग्स आई है जानदार के अंदर, वो पौधे के अंदर भी हो सकता है, वो जानवर के अंदर भी हो सकता है, वो ह्यूमन बीइंग्स के अंदर भी हो सकता है। जो भी तब्दीलियां आएंगी हम उसका नाम क्या दे देंगे, या उसकी स्टडी किस में करेंगे? एम्ब्रियोलॉजी के अंदर हम करेंगे। तो इसको हम यूं लिख सकते हैं, द स्टडी ऑफ डेवलपमेंटल चेंजेस, किसकी, कहां से कहां तक? मैं कहता हूं कि फ्रॉम फर्टिलाइज्ड एग टू, यानी कि फर्टिलाइज्ड एग से लेकर इंडिविजुअल यानी कि नाइफ फर्द तक। ठीक है स्टूडेंट, समझ आई होगी आपको कि एम्ब्रियोलॉजी के अंदर हम क्या करते होते हैं कि फर्टिलाइज्ड एग से, मतलब जाइगोट से, कहां से? जाइगोट से इंडिविजुअल तक जो भी चेंजिंग्स आती है, जो भी तब्दीलियां आती है ना, हम उसको किस में स्टडी करते होते हैं? एम्ब्रियोलॉजी के अंदर हम स्टडी करते हैं। तो हम नेक्स्ट ब्रांच पढ़ते हैं फिजियोलॉजी। क्या नाम है? फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी स्टूडेंट, फिजियोलॉजी एक मेडिकल की ब्रांच है
फिजियोलॉजी के अंदर हम यूँ करते हैं कि जो हमारे बॉडी पार्ट्स है या हमारा बॉडी है, इसके फंक्शंस के बारे में पढ़ते होते हैं। फिजियो का मतलब भी फंक्शन होता है कि बॉडी के फंक्शन क्या है या बॉडी पार्ट्स है इसके फंक्शन क्या है। जिस तरह हमारा दिल ब्लड को पंप करता है, हमारे जो किडनीज है वो खून को क्या करते हैं, वॉश करते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारा जो स्टमक है वो डाइजेस्ट करता है, खुराक को, हमारे फूड को डाइजेस्ट करने का काम करता है। जब हम फंक्शंस के बारे में देखते हैं उसको हम किस में स्टडी करते होते हैं, फिजियोलॉजी के अंदर हम स्टडी करते हैं। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, द स्टडी ऑफ नॉर्मल फंक्शनिंग, किसकी नॉर्मल फंक्शनिंग, हम कह सकते हैं ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, लिविंग organisms and their body parts। ठीक है स्टूडेंट्स, फिजियोलॉजी के अंदर हम क्या करते होते हैं, जानदारों यानी कि जानदार है, उसकी बॉडी है या उसके बॉडी पार्ट्स है, उनके जब हम फंक्शंस के बारे में स्टडी करते हैं तो बेसिकली हम किस में पढ़ रहे होते हैं, फिजियोलॉजी, जो कि बायोलॉजी का एक ब्रांच है, हम इसमें स्टडी करते होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट ब्रांच है स्टूडेंट मॉर्फोलॉजी। क्या नाम है, मॉर्फोलॉजी। अब यहाँ पर अगर देखा जाए मॉर्फोलॉजी में हम किन चीज़ों की स्टडी करते होते हैं। मॉर्फोलॉजी बेसिकली अगर देखा जाए ना, ये फॉर्म और स्ट्रक्चर यानी कि शेप के बारे में, जानदार के जो ऑर्गन है उनकी शेप कैसे होती है। जिस तरह मैं कहता हूँ कि हमारा किडनी है, किडनी की शेप कैसी होती है, हमारे दिल की शेप कैसी है। तो जानदारों की जब फॉर्म के बारे में पढ़ते हैं, उसकी शेप के बारे में हम स्टडी करते हैं, तो बेसिकली हम किसके बारे में स्टडी कर रहे होते हैं, मॉर्फोलॉजी के बारे में स्टडी कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं द स्टडी ऑफ फॉर्म लिख लें, इधर शेप भी लिख सकते हैं, फॉर्म एंड स्ट्रक्चर्स अब फॉर्म और स्ट्रक्चर्स किसके, ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर बॉडी पार्ट्स, यानी कि जो उसके बॉडी के हिस्से हैं, मैंने अभी आपको बताया है कि उनकी शेप्स किस तरीके से होती हैं, हम उसको मॉर्फोलॉजी का नाम देते हैं। बेसिकली मॉर्फोलॉजी की 2 टाइप्स होती है, एक होती है इंटरनल मॉर्फोलॉजी, एक होती है एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी। एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के अंदर हम सिर्फ उस ऑर्गन की शेप देखते होते हैं, जबकि इंटरनल मॉर्फोलॉजी का दूसरा नाम है जो हम नेक्स्ट ब्रांच पढ़ेंगे, एनाटॉमी। एनाटॉमी इसको कहते हैं इंटरनल मॉर्फोलॉजी, जिसमें हम किसी भी ऑर्गन है, ठीक है ना, बॉडी पार्ट है, उसके अंदरूनी जो स्ट्रक्चर होते हैं उसके बारे में स्टडी करते हैं। तो हम यहां पर लिखते हैं एनाटॉमी। नेक्स्ट ब्रांच, इसी को बेसिकली क्या कहते होते हैं, एनाटॉमी को इंटरनल मॉर्फोलॉजी भी कहते होते हैं। ठीक है, द इंटरनल स्ट्रक्चर्स, ठीक है ना, इंटरनल स्ट्रक्चर यानी कि अंदरूनी जो स्ट्रक्चर्स होती है। जिस तरह अगर हम देखें कि किडनीज के अंदर, जब हम किडनीज को देखते हैं उसके अंदर रीनल पैरामिड्स पाए जाते हैं, इसके अलावा नेफ्रॉन्स उसके अंदर पाए जाते हैं। इस तरह जब हम उसको खोल के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं तो हम क्या कहते हैं, क्या पढ़ रहे होते हैं, किसके अंदर स्टडी करते हैं, एनाटॉमी के अंदर स्टडी करते होते हैं। तो देखें स्टूडेंट, द स्टडी ऑफ इंटरनल बॉडी पार्ट्स, इंटरनल स्ट्रक्चर्स लिख लें। तो स्टूडेंट एनाटॉमी आपने पढ़ा, आपको ये समझ आया होगा कि एनाटॉमी किसे कहते हैं। तो नेक्स्ट जो ब्रांच आ रही है, ब्रांच जिसका नाम है, अब यहाँ पर ले रहे हैं छठी ब्रांच है, 1 2 3 5 एंड 6। अब आ जाएगा हिस्टोलॉजी। नेक्स्ट ब्रांच का नाम क्या है, हिस्टोलॉजी। ठीक है, हिस्टोलॉजी के अंदर हम क्या करते हैं, टिश्यूज की स्टडी करते हैं। हिस्टो का मतलब होता है टिश्यू, टिश्यूज की स्टडी लेकिन माइक्रोस्कोप के जरिए करना, इसको हम क्या कहते होते हैं, हिस्टोलॉजी कहते हैं। आप लिखें द माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यूज, द माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यूज ऑफ, जब हम
माइक्रोस्कोप के जरिए टिश्यूज़ का, जिस तरह हमारे अंदर कनेक्टिव टिश्यू है, मस्कुलर टिश्यू है, नर्वस टिश्यूज़ है, कितने टिश्यूज़ हमारे बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, उन टिश्यूज़ का जब हम माइक्रोस्कोप के जरिए स्टडी करेंगे तो उसको क्या नाम दे देंगे? हिस्टोलॉजी। तो स्टूडेंट नेक्स्ट ब्रांच आपकी आ रही है जीनेटिक्स। क्या नाम है? जीनेटिक्स। अब यहाँ पर आप देख ले जीन्स। जीन्स के बारे में आपको पिछले टॉपिक में बताया गया था कि ये वरासती इकाइयाँ होती है, ठीक है ना, जो नॉर्मल लिहाज से हम ये कह सकते हैं इसमें जीन्स की स्टडी आ जाती है। जीनेटिक्स के अंदर क्या आ जाती हैं? जीन्स। अब जीन्स क्या करते हैं? कैरेक्टर्स को ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर। अब कहते हैं कि एक नस्ल से दूसरी नस्ल में जो खसूसियात की मुंतकली होती है उसको हम क्या कहते होते हैं? जीनेटिक्स का नाम देते हैं। इसमें ज़्यादातर हम इनहेरिटेंस को पढ़ते होते हैं, क्योंकि इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है कि वालदैन से, जो हमारे पेरेंट्स होते हैं, उनसे जो खसूसियात की मुंतकली होते हैं वो ऑफ स्प्रिंग के अंदर औलाद में अंदर किस तरीके से होती हैं। जब औलाद के अंदर खसूसियात मुंतकिल हो जाती हैं तो दरमियान में क्या वेरिएशंस आई थी, क्या चेंजिंग्स आई थी, इसके बारे में भी हम स्टडी किस में करते होते हैं? जीनेटिक्स के अंदर। आप इसको यूँ लिख लें, द स्टडी ऑफ जीन्स, या आप यूं लिख ले सिंपल तरीके से, द स्टडी ऑफ वेरिएशंस, द स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस एंड देयर वेरिएशंस, द स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस, क्योंकि ये वरासत की एक ब्रांच है। इनहेरिटेंस एंड इट्स वेरिएशंस, एंड इट्स वेरिएशंस, ठीक है ना। वरासत की स्टडी है, और वरासत के अंदर जो चेंजिंग्स आती है उसकी खसूसियात में, उसकी स्टडी हम किस में पढ़ते होते हैं? जीनेटिक्स के अंदर पढ़ते होते हैं। तो स्टूडेंट नेक्स्ट ब्रांच आपकी आ रही है एवोल्यूशन। क्या नाम है? एवोल्यूशन। इर्तिका कहते होते हैं। एवोल्यूशन क्या है? जिस तरह मैं यूं कहूंगा आपको, खसूसियात वालदैन से औलाद मुंतकिल हो गई, जैसे मुंतकिल होनी थी, आगे उनमें चेंजिंग्स क्या आई, उनमें तब्दीलियाँ क्या आई। अब जिस तरह कहा जाता है, साइंस कहती है जी पहला जानदार जो ज़मीन के ऊपर था वो बैक्टीरिया था, बैक्टीरिया के अंदर काफ़ी सारी चेंजिंग्स आती गई, ठीक है ना। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया उसमें वक्त के लिहाज से क्या आती गई? चेंजिंग्स आती गई। किसके अंदर? बैक्टीरिया के अंदर, और वो मुख्तलिफ शेप्स के अंदर ढलता गया। तो ये उसकी क्या है? एवोल्यूशन है, ठीक है ना। तो हम इसमें क्या पढ़ सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? द स्टडी ऑफ चेंजेस, द स्टडी ऑफ चेंजेस इन हेरिटेबल, जो हेरिटेबल करेक्टर्स होती है, जो एक नस्ल से दूसरी नस्ल में मुंतकिल हो सके, हेरिटेबल करेक्टर्स। द स्टडी ऑफ चेंजेस इन हेरिटेबल करेक्टर्स, वो खसूसियात जो एक नस्ल से दूसरी नस्ल में जा सकें, उनकी खसूसियात में जो चेंजिंग्स आती है ना, उसकी स्टडी हम किस में करते होते हैं? एवोल्यूशन के अंदर करते होते हैं। तो स्टूडेंट आपकी जो नेक्स्ट ब्रांच है वो है पैलियोंटोलॉजी। क्या नाम है? पैलियोंटोलॉजी। ये भी 9th के अंदर आपने ब्रांच पढ़ी थी। पैलियोन का मतलब होता है ओल्ड, ठीक है ना। ओल्ड चीज़ों की स्टडी करना, मतलब डायनासोर को तो हमने नहीं देखा था, लेकिन जब उसके फॉसिल्स मिले, उसके बाकियात मिली है, तो हमें यह पता चल गया है कि हाँ, यहाँ ज़मीन के ऊपर डायनासोर रहता था और उसकी शक्ल इस तरीके से होती थी। यानी कि जो डेड ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी जो बाकियात मिल रही है, जिनको हम फॉसिल्स कहते हैं, उनकी स्टडी को हम किस में करते होते हैं? पैलियोंटोलॉजी के अंदर करते हैं। देखो, द स्टडी ऑफ फॉसिल्स, द स्टडी ऑफ फॉसिल्स, द स्टडी ऑफ फॉसिल्स। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि फॉसिल्स क्या होता है? डेड रिमेन्स। क्या कहते हैं? डेड रिमेन्स। जो चीज़ें इस दुनिया से डेड हो चुकी है, उनकी जो बाकियात होती है, हम उनको क्या कहते होते हैं? फॉसिल्स का नाम देते हैं। तो स्टूडेंट ये ब्रांचेस उम्मीद है आपको समझ आ गई होंगी। तो हम नेक्स्ट ब्रांच देखते हैं। नेक्स्ट ब्रांच है ज़ूजियोग्राफी। देखें, ज़ूजियोग्राफी। ज़ूजियोग्राफी किसे कहते हैं? आपको पता है कि ज़मीन के ऊपर जानदारों की डिस्ट्रीब्यूशन है। कोई सहरा में रहता है, कोई समंदर में है, कोई कहाँ है, कोई कहाँ है, तो कोई खुश्की पर रहता है, कोई पानियों में रहता है। तो इनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है कि जानदार कहाँ कहाँ कितने कितने पाए जाते हैं, इसकी स्टडी जो होती है ना, हम किसके अंदर करते होते हैं? ज़ूजियोग्राफी के अंदर करते हैं। तो क्या आ जाएगा?
द डिस्ट्रीब्यूशन of living organisms, the distribution of living organisms on earth, यानी कि ज़मीन के ऊपर जो जानदारों की लिविंग ऑर्गेनिजम्स की डिस्ट्रीब्यूशन होती है, जो तकसीम होती है, हम उसको क्या नाम देते हैं? ज़ूजोग्राफी। तो नेक्स्ट ब्रांच है स्टूडेंट मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। यहाँ तक जो ब्रांचेज है ना, ये सिर्फ नाम दिया गया है आपके बुक के अंदर और उसकी डिफाइंस नहीं की गई, तो हमने यहाँ पर डिफाइंस कर दी है। नेक्स्ट जो ब्रांचेज है वो आपके बुक के अंदर आई हुई हैं, उनकी डिफाइंस भी आई हुई हैं, तो मैं उसके बारे में भी आपको बता देता हूँ। तो उसमें पहली ब्रांच है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर बेसिकली हम क्या करते होते हैं, इसमें जानदारों के स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ते होते हैं, ठीक है ना। हम जानदारों का सेल और सेल के अंदर जो ऑर्गेनेलीज होते हैं उसके बारे में स्टडी करते हैं। लेकिन चूंकि ये मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है तो याद रखें एट मॉलिक्यूलर लेवल पर पढ़ेंगे, यानी कि मॉलिक्यूलर लेवल के लिहाज से, जिस तरह प्रोटीन है, लिपिड्स है, फैट्स है, ठीक है ना, इस लेवल तक, मॉलिक्यूलर लेवल तक इसकी स्टडी करना क्या कहलाता है? मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर्स, the study of structures of living organisms, the cell and their organelles at molecular level। कहाँ तक? At molecular level, यानी कि मॉलिक्यूलर लेवल तक, ठीक है ना, जानदारों के स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ना, ठीक है ना, इसको हम क्या कहते हैं? सेल्स के बारे में, ऑर्गेनेलिस के बारे में स्टडी करना। ये किसके अंदर पढ़ा जाता है? मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर, जिस तरह प्रोटीन है, फैट्स है, ठीक है ना, इसके बारे में स्टडी करना। तो नेक्स्ट आ जाता है स्टूडेंट एनवायरमेंटल बायोलॉजी। एनवायरमेंटल बायोलॉजी, तो एनवायरमेंटल बायोलॉजी के अंदर हम क्या स्टडी करते हैं? अभी आपने इकोलॉजी पढ़ा है, उसमें हमने इंट्रैक्शन किया था, सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें। उसमें इंट्रैक्शन ऑर्गेनिज्म, तमाम ऑर्गेनिज्म्स का उसके माहौल के साथ रिलेशन। लेकिन जब एनवायरमेंटल बायोलॉजी आ जाता है तो इसमें खासकर ह्यूमन की बात की जाती है कि इंसानों का जो रिलेशन है उसके माहौल के साथ, उसका ताल्लुक हम क्या कहते होते हैं? एनवायरमेंटल बायोलॉजी के अंदर उसको स्टडी करते हैं। तो देखें, द स्टडी ऑफ इंट्रैक्शन, the study of interaction of human activities to their environment, अब यहाँ पर इन्वायरमेंट कोई भी हो सकता है, चाहे वो बायोटिक इन्वायरमेंट है, चाहे वो एबायोटिक इन्वायरमेंट है। तो उन दोनों के साथ जो इंट्रैक्शन होगा, ताल्लुक होगा इंसानों का, ह्यूमन एक्टिविटीज़ का जो ताल्लुक होगा, हम उसकी स्टडी किस में करते हैं? एनवायरमेंटल बायोलॉजी के अंदर उसकी स्टडी करते होते हैं। तो ये भी आपको समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट ब्रांच देखते हैं हम, जिसका नाम है माइक्रोबायोलॉजी। नाम से देख लें, माइक्रो का मतलब क्या होता है? छोटा। तो हम क्या लिखेंगे? द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिस तरह वायरस है, बैक्टीरिया है, प्रोटोजोआ। इसके अलावा माइक्रोस्कोपिक एल्गी भी होती है, माइक्रोस्कोपिक फंजाई भी होती है। इनकी स्टडी हम किसके अंदर करते हैं? माइक्रो बायोलॉजी के अंदर। द स्टडी ऑफ, क्या पढ़ेंगे? द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, किसके बारे में? माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी को हम क्या कहते होते हैं? माइक्रो बायोलॉजी। किसकी स्टडी आ जाती है इसमें? आप बैक्टीरिया को पढ़ रहे हैं, वायरसेस हो जाते हैं इसमें,
ठीक है, वायरसेस हो गए, इसके अलावा प्रोटोजवा हो गया, काफ़ी सारे फॉर ईजी आप लिख ले आगे कोई भी, ठीक है ना। ये क्या है, माइक्रोबायोलॉजी। तो नेक्स्ट ब्रांच है स्टूडेंट फ्रेश वाटर बायोलॉजी। क्या नाम है, फ्रेश वाटर, फ्रेश वाटर बायोलॉजी। अब फ्रेश वाटर ताज़ा पानी, जैसे कि पॉन्ड्स का होता है, लेक्स का होता है, इसी तरह रिवर का होता है, ठीक है ना। तो इनकी जो स्टडी होती है, जो इसमें फ्रेश वाटर के अंदर रहने वाले जितने भी जानदार हैं, और वो फिजिकली लिहाज से हम उसको देखेंगे, केमिकली यानी कि उसकी तबी खसूसियात, कीमियाई खसूसियात, उसका मेल्टिंग पॉइंट, उसका बॉइलिंग पॉइंट्स, मतलब ऑल टू ऑल स्टडी जो उसके हम करेंगे ना, फ्रेश वाटर में रहने वाले जितने भी जानदार होते हैं उसको हम क्या करते होते हैं, फ्रेश वाटर बायोलॉजी के अंदर स्टडी करते होते हैं। तो हम यहाँ पर यूं लिख लेते हैं इसकी डिफाइन के द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स, द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन फ्रेश वाटर बॉडीज। क्या हो सकते हैं, लेक्स, पॉन्ड्स, रिवर्स एंड ईटीसी। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो फ्रेश वाटर ताज़ा पानी में रहने वाले जानदार होते हैं, उनकी स्टडी जब करेंगे, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज, उनकी पीएच, यानी कि सारी स्टडी किस में आ जाएगी, फ्रेश वाटर बायोलॉजी के अंदर आ जाएगी। नेक्स्ट स्टूडेंट आपकी जो ब्रांच आ रही है वो है मेरीन बायोलॉजी। मैरिन बायोलॉजी यानी कि समंदर की जिंदगी, ओशन के अंदर रहने वाले, समंदर के अंदर रहने वाले, मेरिन लाइफ, समंदर की लाइफ जितने भी होती है ना, उसके अंदर जितने जानदार रहने वाले होते हैं, उनकी जो स्टडी होती है हम किसके अंदर करते होते हैं, मैरिन बायोलॉजी के अंदर करते होते हैं। आप इसको यूं लिख लें, आगे मैंने लिखा नहीं, मैरिन बायोलॉजी। तो स्टडी ऑफ मैरिन लाइफ यूं लिख लें इसको सिंपल, द स्टडी ऑफ मैरिन लाइफ, द स्टडी ऑफ मैरिन लाइफ, ठीक है ना। मैरिन लाइफ की जो स्टडी होती है हम उसको मैरिन बायोलॉजी कहते होते हैं। तो स्टूडेंट जो नेक्स्ट ब्रांच आपकी आ रही है वो है पैरास्टोलॉजी। ये नाम से ही आप देख रहे हैं, पैरास्टोलॉजी, द स्टडी ऑफ पैरासाइट्स क्या होते हैं, जो अपने होस्ट के अंदर रहते हैं, होस्ट के अंदर रहकर उनसे रहने की जगह भी लेते हैं, ठीक है ना, खुराक भी लेते हैं, बदले में नुकसान ही पहुंचाते हैं। जिस तरह आप देखें प्लाज्मोडियम को देख लें, प्लाज्मोडियम हमारे अंदर मच्छर के जरिए दाखिल होता है, हमारे अंदर जगह भी लेता है, ठीक, और हमें नुकसान भी देते हैं, उसके बदले खुराक भी लेता है, ठीक। एक तो जगह लेगा, ठीक, उसके बाद खुराक लेगा, फिर नुकसान भी देगा, इनको पैरासाइट्स कहते होते हैं। तो पैरासाइट्स की लाइफ के बारे में स्टडी करना, उसका होस्ट किस तरह का है उसके बारे में स्टडी करना, ये तमाम चीज़ें जो है ना आप किसके अंदर स्टडी करते हैं, पैरास्टोलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं। द स्टडी ऑफ पैरासाइट्स, द स्टडी ऑफ पैरासाइट्स, यानी कि पैरासाइट्स के बारे में स्टडी करना। पैरासाइट्स के बारे में आपको मैंने बता दिया है, इसको क्या कहते होते हैं, पैरास्टोलॉजी। तो नेक्स्ट आपके पास 2-3 ब्रांचेस बच गई हैं, आप यहाँ पर आपको उसके बारे में बता देता हूँ। स्टूडेंट आपकी जो नेक्स्ट ब्रांच है वो है ह्यूमन बायोलॉजी। क्या नाम है, ह्यूमन बायोलॉजी। अब इसमें क्या होता है ह्यूमन बायोलॉजी के अंदर, ये इंसानों के ऊपर है कि इंसानों की स्टडी करना, पूरे तरीके से इंसानों की स्टडी करना। इसमें क्या आ सकता है, इंसान की मॉर्फोलॉजी पढ़ना, एनाटॉमी पढ़ना, ठीक है ना, इसके अलावा फिजियोलॉजी पढ़ना, मतलब तमाम चीज़ें इंसान के बारे में जितने भी आपकी ब्रांचेज आ गई हैं उसको इंसान के मुतालिक लेकर उसको स्टडी करना, इसको क्या कहते हैं, ह्यूमन बायोलॉजी। तो यहाँ पर आप लिख लें द स्टडी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, और आगे आपको मैंने बता दिया है द स्टडी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है। तो ये हो गई ह्यूमन बायोलॉजी। आगे है सोशल बायोलॉजी या सोशियो बायोलॉजी भी इसको कह सकते हैं। क्या कहते होते हैं, सोशियो
बायोलॉजी या सोशल बायोलॉजी? अब यहाँ पर देखें, आप जान इंसान का ले लें, यहाँ पर भी इंसान का जो माशरे के अंदर रहने वाला एक बिहेव है, ठीक है ना, सोशल बिहेवियर है, ठीक है ना, किसके अंदर, माशरे के अंदर रहने वाला, तो हम उसको क्या कहते होते हैं? जिस तरह कोई इंसान होता है नॉर्मल लिहाज से हम कहते हैं कि सिगरेट नोशी करता है तो उसको माशरे के अंदर अच्छा नहीं समझा जाता है, कोई शराब पीता है, तो मतलब माशरे के अंदर जो हमारा रहन सहन होता है ना, उसकी स्टडी हम किसके अंदर करते हैं? सोशो बायोलॉजी के अंदर करते होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? द स्टडी ऑफ सोशल एंड कम्युनल, यानी कम्युनिटी के अंदर जो रहता है इंसान, कम्युनिटी बनाकर रहता है, मुख्तलिफ पॉपुलेशंस के साथ रहता है, ठीक है ना, हमारे साथ कितनी पॉपुलेशंस है जानदारों की, उनके साथ रहना, ये भी स्टडी किसके अंदर आती है? सोशल बायोलॉजी के अंदर। स्टडी ऑफ द सोशल एंड कम्युनल बिहेवियर, कम्युनल बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, ऑफ ह्यूमन बीइंग इज कॉल्ड सोशल बायोलॉजी। तो स्टूडेंट लास्ट ब्रांच आपकी रह गई बायोटेक्नोलॉजी। क्या नाम है? बायोटेक्नोलॉजी। बायो, ये लास्ट ब्रांच है, आखिरी, मतलब ये एंड में आई थी, इसको जदीद ब्रांच भी कहते होते हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी में हम क्या करते होते हैं? ह्यूमन के फ़ायदे के लिए, इंसानों के फ़ायदे के लिए जो हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करते हैं और उनसे प्रोडक्ट्स तैयार करवाते हैं, इसको हम क्या कहते होते हैं? बायोटेक्नोलॉजी। हम यहाँ पर यूँ कह सकते हैं, द यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म फॉर द सर्विस ऑफ मैनकाइंड इज कॉल्ड, क्या आ जाएगा? बायोटेक्नोलॉजी। द यूज़ ऑफ microorganisms for the service of mankind, for the service of mankind, ठीक है। तो इंसानियत के फलाह बहबूद के लिए छोटे जानदारों का इस्तेमाल करना और उससे क्या प्रोडक्ट्स तैयार करना। जिस तरह किसी बंदे को शुगर हो जाता है तो उसका इंसुलिन सही तरीके से नहीं बन रहा होता, जो पेंक्रियाज होता है उसका सही इंसुलिन तैयार नहीं करता, तो शुगर लेवल बढ़ सकता है। तो उसके लिए हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म के जरिए आर्टिफिशियली तौर पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करते हैं, बैक्टीरिया का इस्तेमाल करके इंसुलिन तैयार करवाते हैं, ठीक है। तो इस तरह वो शुगर के मरीज के लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकती है। तो स्टूडेंट, उम्मीद है कि आज का जो आपका टॉपिक है ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, तमाम ब्रांचेस आपको पढ़ा दी गई है, उम्मीद है ये समझ आ गई होंगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के लिए बहुत जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।